आदाब नाजरीन, हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में मैं आपकी मेज़बान समरीन नाज आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अपने इस शो के ज़रिए हम बताते हैं आपको आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। और नाजरीन, अपने जीने के अंदाज़ को बेहतरीन कब बनाया जा सकता है? तब जब हमारी तर्ज़ ज़िंदगी यानी कि लाइफस्टाइल दुरुस्त हो। लेकिन ऐसे भागती दौड़ती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी ये जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसे हम तरतीब में नहीं रख पाते हैं और अपनी सेहत को दरकिनार कर देते हैं। नाजरीन, दौरे हाजिर में गुज़िश्ता कुछ सालों पर अगर नज़र डालें तो दिल से जुड़े हुए अमराज के मामला तेज़ी से बढ़े हैं और दुनिया भर में बढ़े हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट्स इन मामलात को लेकर काफ़ी फिक्रमंद नज़र आते हैं। ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी दिल से जुड़े जो अमराज हैं और बीमारियां हैं, इसके मामलात इनमें तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर वालिदैन को ताकीद करते नज़र आते हैं, चौकन्ना रहने की हिदायत और सलाह देते हैं। जी हाँ, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ ये बच्चों में एक पैदाइशी नुक्स होता है, डिफेक्ट होता है उनके दिल में, जिसे अगर हम सही से ना ध्यान दें और उसका इलाज ना करवाएं वक्त पर, तो ये संगीन सूरत हाल भी पैदा कर सकता है। तो नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद खास शुमारे में हम तज़किरा करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ से जुड़ा हुआ, और आपसे यही कहेंगे कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है और आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए और पूछिए अपने सवाल। तो इस मौजू पर हम तबसरा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और आपका तारुफ कराएंगे बड़े एहतराम के साथ हमारे एक्सपर्ट से, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। दुनिया भर में लाखों अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह आगाही की कमी है। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैर मुतहरिक तर्ज जिंदगी, मोटापे और वर्जिश की कमी को दिल की बीमारियों की जड़ समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नन्हे बच्चे भी दिल की पैदाइशी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? आज हम एक निहायत अहम और हसास तिब्बी मसले पर बात करेंगे जो लाखों बच्चों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। पैदाइशी दिल की बीमारी यानी कॉग्निटिव हार्ट डिफेक्ट्स। ये वो अमराज हैं जिनके साथ बच्चे पैदा होते हैं और जो दिल की साख्त या उसके काम करने के निज़ाम में किसी न किसी किस्म की खराबी पैदा कर सकते हैं। ये बीमारियां दिल के जरिए खून पंप करने और जिस्म के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन की तरसील को मुतासिर कर सकते हैं। कुछ CHD मामूली नौइयत के होते हैं और खुद ही बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंतहाई पेचीदा और खतरनाक हो सकते हैं, जिनके लिए फौरी इलाज जरूरी होता है। सबसे ज्यादा आम पैदाइशी CHDs बीमारियों में से एक है। हर 100 में से एक बच्चा दिल की किसी न किसी पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा होता है। कुछ CHDs इतने पेचीदा होते हैं, अगर पैदाइश के बाद फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये बच्चे की जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। इन बीमारियों को क्रिटिकल कॉग्निटिव हार्ट डिफेक्ट्स कहा जाता है। ये बीमारियां दिल की साख्त में बड़ी खराबियों की वजह से होती हैं। मुतासिरा बच्चों को पहले साल के दौरान सर्जरी या मेडिकल मुदाखलत की जरूरत पड़ती है। अगर बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये दिल की नाकामी, हार्ट फेलियर और जिंदगी के खात्मे का सबब बन सकती हैं। अगर आपके बच्चे में ये अलामात जाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। नाजरीन, पैदाइशी दिल की बीमारी एक संजीदा मसला है, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस की तरक्की के बायस बहुत से पेचीदा CHDs का कामयाब इलाज मुमकिन हो चुका है। सबसे अहम चीज बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज है। अगर वालिदैन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बच्चों के इब्तिदाई तिब्बी मुआयने करवाएं तो हजारों जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है। अपने बच्चों की बरवक्त मेडिकल स्क्रीनिंग करवाएं और उनकी सेहत का खास ख्याल रखें।
तो जैसे कि नाजरीन, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि 100 में से एक बच्चा दिल के किसी न किसी बीमारी के साथ पैदा होता है, और ये कितना संगीन मामला है कि अगर वक्त पर इलाज ना करवाया जाए बच्चे का, वालिदैन ताख़ीर कर देते हैं, तो क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकता है ये मर्ज़। तो आज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पर भी हम तस्करा करेंगे और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। तो आइए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। तो सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अरीमा निगम का, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीबी पंत में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। इसके बाद हम इस्तकबाल करना चाहेंगे डॉक्टर अमिताभ सत्संगी जी का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ CTVS एम्स में। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस शो पर आपका। तो सबसे पहला और अहम सवाल जो डॉक्टर अरीमा हम आपसे जानना चाहेंगे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, तो अगर आम फहम में, आम लफ्ज़ों में हम इसे कहें तो ये आखिर मर्ज़ है क्या? जैसा कि हमने देखा इस रिपोर्ट में भी और जाना कि ये एक पैदाइशी नुक्स होता है दिल से जुड़ा हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है, ना ही वो बेदार हैं। बहुत से लोग सिर्फ दिल में छेद होने को ही इस मर्ज़ से जोड़ लेते हैं। तो क्या कोई और भी अमराज हैं दिल से जुड़े हुए जो बच्चों में पैदाइशी पाए जाते हैं? एक्चुअली जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वर्ड है, यानी बच्चों की जन्मजात बीमारी, ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत ब्रॉडली दो तरह की बीमारियां आती है, एक एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ और एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जी। और हर में कम से कम 20-20, 30-30 बीमारियां एनाटमिकली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उतनी गड़बड़ियां दिल में मौजूद होती हैं, लेकिन उनके सबके लक्षण ऑलमोस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो जैसे कि मोटे तौर पे अगर आम जनता को समझाया जाए तो दो तरह की बीमारियां, एक वो जिसमें बच्चे नीले पड़ते हैं जी, एक वो जिसमें बच्चों को सांस फूलती है या वजन नहीं बढ़ता है या बेहद ठंडे पसीने आते हैं। तो उनके लिए जनरली एनाटमी डिफरेंट होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो जो नीलेपन वाली बीमारियां होती हैं उनमें से वो सारी की सारी बीमारियां, उनको हमें सर्जरी की आवश्यकता होती है सब में। और जो बिना नीलेपन की बीमारियां होती हैं उनमें भी दो ग्रुप्स होते हैं। एक वो ग्रुप जिसमें खून दिल से बाहर निकलने की समस्या है, जैसे कंजेनिटल आयोटिक स्टेनोसिस या पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें दिल के वॉल्व की सिकुड़न है या दिल की जो मेन धमनी निकलती है जिसे अयोटा कहते हैं, उसमें आके जाकर कोआक्टेशन, आगे उनमें सिकुड़न आ चुकी है। या फिर ऐसा है कि दिल में सुराख है जिससे कि बाईं तरफ का चूंकि प्रेशर ज़्यादा है तो वो दाएं फेफड़े में, दाएं हार्ट में अपना खून का सर्कुलेशन कर रहा है, उससे लंग एक तरह से फ्लडेड पड़ा है, उसमें आप सिंपल तौर पे कहें तो एक तरह से खून की बाढ़ आ गई है, तो उससे बहुत पानी भर जाता है और बच्चा को सांस लेना मुश्किल हो जाता है लंग पैथोलॉजी के कारण से। सो हर किसी के लिए अप्रोच डिफरेंट होता है, लेकिन एक बेसिक टेस्ट दैट इज इकोकार्डियोग्राफी, उसके द्वारा हम किस किस्म की बीमारी है वो हम जान सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा हमें प्लानिंग करनी है सर्जरी इंटरवेंशन वगैरह के लिए, तो हम लोग आज की तारीख में CT एंजियोग्राफी दूसरा टेस्ट है जिसके द्वारा कंप्लीट डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं जी। जैसे कि डॉक्टर अरीमा आपने बताया कि किसी भी तरीके के इको चेकअप के ज़रिए हम ये पता लगाया जा सकता है कि होने वाले बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं है उसके दिल से जुड़ा हुआ। डॉक्टर अमिताभ आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो वालिदैन हैं उनका जो नौज़ेदा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, अगर उसमें कोई दिल से जुड़ा हुआ मर्ज़ है तो उसकी पहचान कैसे करें? क्या अलामात और सिम्टम्स होने चाहिए जो वालिदैन एकदम से अलर्ट हो जाएं और ताख़ीर ना करें, अपने बच्चे को मज़ीद डॉक्टर के पास ले जाएं? तो क्या ऐसे सिम्टम्स नुमायाँ होते हैं? तो जैसे कि आरिमा जी ने बताया कि दो प्रकार के डिजीज़ेज़ होते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ और साइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोसिस का मतलब हिंदी में ये कहेंगे कि नीलापन हो जाना। तो अगर बच्चे को पैदा होते ही नीलापन है तो वो सतर्कता की बात हो जाती है कि बच्चे को नीलापन हो गया है, तो हो सकता है कि उसका एक कारण हो सकता है कि दिल का कोई बीमारी हो, और दूसरा ये भी होता है कि नीलापन तुरंत पैदाइश में ही हो जाना, तो ये हो सकता है या तो बड़ी बीमारी होगी दिल की,
या फिर ये होता है कि कुछ समय बाद, जैसे कि 2 महीने के अंदर या 4 हफ्ते से 2 महीने के बीच में नीलापन धीरे धीरे आ रहा है, तो उसमें भी चेकअप कराना ज़रूरी है। जो दूसरी बीमारियां होती हैं जिसे हम एसाइनोटिक का मतलब जिसमें नीलापन नहीं है, उन बीमारियों का कैसे पता चलता है? उसमें क्या होता है, जैसे हारिमा जी ने बताया भी कि बच्चा या तो तेज़ी से सांस लेगा, तो सांस लेने में उसको तकलीफ़ होगी तेज़ी से। दूसरा है कि पसीना आता है बहुत ज़्यादा, या माथे पे पसीना आता है। दूसरा होता है कि वो अपना फीड जो उसको स्तनपान हो रहा है वो पूरा नहीं कर पाता है, उसको हम कहते हैं हमारी टर्म में सक रेस्ट सक साइकिल। तो उसमें क्या होता है, बच्चा अपनी फीड एक बार में पूरी नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे पहले खाने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है, सांस के लिए रुकता है क्योंकि उसका हार्ट में भी ओवरलोड हो रहा है, फिर वो थोड़ी देर रुकेगा फिर दोबारा लेगा। तो इसमें बच्चा हमेशा इरिटेबल रहेगा क्योंकि उसका भोजन भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और दूसरी बात है उसको जो पसीना आता है चेहरे पे और ये दिक्कत होती है। फिर तेज़ी से सांसें लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कुछ बच्चों में। तो ये सब अगर फीचर्स आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप करीबी डॉक्टर के पास जाके मिलिए और देखिए कि कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है बच्चे को। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम शायद मैं बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं लगभग 1 साल से नीचे हैं और उनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या निमोनिया हो रहा है, जैसे मैडम ने बताया था कि इनके जो फेफड़े होते हैं वो खून से फ्लडेड हो जाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाता है, उसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन के प्रोन हो जाते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1 साल में लगभग कम से कम 3 से 4 बार उन्हें भर्ती होना पड़ रहा है ऑपरेशन उसके लिए। तो हो सकता है कि इकोकार्डियोग्राफी करा के देखें और उसका कारण दिल की वजह से हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट हो किसी बच्चे में तो ज़रूरन है कि आप पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, फिर वो आपको एक स्पेशलिस्ट को अगर वो सोचते हैं तो रेफ़र कर सकते हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। तो इको के जांच के दौरान से माध्यम से वो बता सकते हैं कि ये दिल की दिक्कत है कि कोई और दिक्कत है। जैसे कि डॉक्टर अमिताभ ने हमें यहाँ बताया है नाजरीन कि जो सिम्टम्स और अलामात अगर ये बच्चों में नुमाया हो रही हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड में ख़ासतौर से, या 6 महीने से लेकर साल भर के बच्चे में भी अगर, तो फ़ौरन आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ताख़ीर करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर अरीमा, ये भी देखा गया है कि बहुत से वालिदैन ये सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा मर्ज़ है भी तो वक्त के साथ धीरे धीरे खुद ब खुद सही हो जाएगा। ख़ास तौर से अगर दिल में किसी बच्चे के छेद है तो उन्हें ये लगता है कि वक्त के साथ ये खुद ब खुद हील हो जाएगा, ये छेद बंद हो जाएगा। तो उन वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो केवल एक तरह के सुराख हैं, हार्ट में कई तरह के सुराख होते हैं और कई तरह की, जैसे नीलेपन की बीमारी और बिना नीलेपन की बीमारी, साइनोटिक और एसाइनोटिक। तो जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो कभी भी खुद से ठीक नहीं होगी, उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो बच्चों में नीलेपन की बीमारी है, नीलेपन की बीमारी को भी और स्पष्ट तौर पे अगर बोले तो आज की तारीख में बिकॉज ऑफ कोविड हमको सबके पास घर में पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है। तो डॉक्टर भी यही चीज़ पल्स ऑक्सीमीटर बच्चों में लगा के देखे, थोड़ा छोटा वाला आता है। तो अगर हाथ पाँव में सेचुरेशन डिफरेंट है या फिर हाथों में ही एज इट इज़ 85% से कम सेचुरेशन जा रही है और उसके लिए कोई हमारे पास में दिमागी कारण या फिर फेफड़े का कारण नहीं मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। तो जो नीलेपन वाले बच्चे हैं वो कभी भी बिना सर्जरी के वो ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो एक हार्ट की जो एसाइनोटिक बीमारी है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि टोटल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में करीब 27% बच्चों में पाई जाती है, जो सबसे कॉमन डिजीज़ है एसाइनोटिक में, उनमें से कुछ सुराख ऐसे हैं जो वक्त के साथ भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक उसके एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि इकोकार्डियो की मेडिसिन्स वगैरह उसमें देने की ज़रूरत होती है बच्चों को। हाँ, उसमें भी जो सुराख होते हैं वो अचानक से नहीं बंद होते हैं, वो धीमे धीमे करके बंद होते हैं। तो जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसके लिए, जैसे कि मैंने बोला कि लंग फ्लडेड पड़ा हुआ है, लंग में एक तरह से खून की बाढ़ आई हुई है, तो लंग में पानी भर रहा है, तो उसके लिए कुछ डायूरेटिक्स होते हैं, यानी पानी कम, शरीर में पानी कम करने की दवाएं, वो हमें देना आवश्यक हो जाता है। या फिर हार्ट डायलेट होने लग रहा है तो उसको रोकने की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही सुराख ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर सलाह ज़रूर लें जी। तो लेकिन ज़्यादातर सुराख को किसी न किसी किस्म की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती ही है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गाफिल हो जाएं और नज़रअंदाज कर दें कि नहीं बच्चा तो वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, चाहे उसे मेडिसिन पर ही लाना पड़े, सर्जरी की जो वो है ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अरीमा, आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, करते हैं उनका इस्तकबाल और सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो, शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर अरीमा, आपसे ही जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कॉज कह लीजिए इसके पीछे कि किसी बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा रहते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो चाहे विकसित देश ले लें या विकासशील देश ले लें, इंडिया ले लें, अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का आंकड़ा ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 100 में से 8 से 10 बच्चों को ये बीमारी होती ही होती है। तो इसके पीछे तमाम सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस, या फिर माता द्वारा कुछ दवाओं का सेवन, या माँ को कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाना भी इन रोगों का कारण बन सकता है। तो जैसे माँ अगर प्रेग्नेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा माँ के पेट में जब डेवलप होता है तो पहले 3 महीने में बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं सारे बन जाते हैं, उसके बाद में उन्हीं ऑर्गन्स का विकास होता है। तो पहले 3 महीने में अगर किसी माँ को बुखार आ रहा है, अगर पहले 3 महीने में माँ ने कोई जाने अनजाने में सही दवा नहीं ले ली है, या अल्कोहल भी एक नशे की आदत है उसके कारण से, तो ये जो ऑर्गन बनने का टाइम है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस समय जो अगर गर्भस्थ शिशु को किसी किस्म का नुकसान पहुंचना होता है तो उसके इफ़ेक्ट मैक्सिमाइज हो जाते हैं जी। तो पहली बात ये है कि ज़्यादा चांस है कि ये जेनेटिक होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में तो वही है ना जो हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए दवाएं इत्यादि जो माँ लेती है, अगर जब से पता लगे, क्योंकि पहले महीने तो पता ही नहीं लगता है कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, बाकी 2 महीने में जो भी दवाएं आपकी चल रही हैं या कुछ भी, तो आप उनको ध्यानपूर्वक लें। या छोटे मोटे इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, फीवर आए जा रहा है या रैशेस के साथ फीवर आ रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ताकि आपके लिए आगे चल के फीटल इकोकार्डियोग्राफी वगैरह प्लान की जा सके, जाना जा सके कि क्या उसने कोई असर शिशु पे तो नहीं छोड़ दिया है। तो आपकी ये बात जो है हम यहीं जारी रखेंगे। देख लेते हैं, शायद कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ मिल रही है आपको? जी आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो बीमारी है, जो छेद की जो बीमारी होती है बच्चों के दिल में, तो क्या ये जो है आने वाली नस्लों में भी पाई जाती है कि या एक जो है नस्ल के बाद ये खत्म हो जाती है, या ये जेनेटिक होती है? जी डॉक्टर अरीमा, आप बता भी रही थी अभी जेनेटिक होने का आपने जिक्र भी किया। इसके जेनेटिक कॉजेज होते हैं, तो कभी कभी ये होता है जैसे माँ में कोई बीमारी रही है तो ये चांस है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बच्चे में वो बीमारी पहुंचने का चांस ज़्यादा होता है, या फिर किसी सिबलिंग को है, यानी किसी के भाई को बीमारी है या बहन को बीमारी है, तो उस बच्चे में नेचुरली एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन चांस ज़्यादा होता है कि बीमारी पहुंचेगी बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स द डिजीज़। तो टेस्टिंग डेफिनेटली आवश्यक है अगर माँ को बीमारी रही है तो, अगर सिबलिंग में बीमारी है तो क्योंकि इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन डेफिनेटली हो सकता है जी। तो इसका जो है मुकम्मल इलाज पॉसिबल है क्या अगर नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चल रही है? थोड़ा सा ये भी बता दें हमारे कॉलर को। अगर ऐसी बीमारी चल रही है तो बीमारी बिल्कुल ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार शिशु में बीमारी हो गई तो हाँ, फीटल इकोकार्डियोग्राफी द्वारा एक बार जान लिया जाए कि ये बीमारी है तो फ्यूचर प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी भी जो पॉसिबल होती है, क्योंकि जो माँ का यूट्रस होता है उसको पेट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, मीन्स लाइक 3 महीने के बाद ही ऊपर आता है वो। तो एक बार बीमारी जान ली जाए उसके बाद में उसकी प्लानिंग की जा सकती है कि जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसके बाद में हम ये कर सकते हैं। और हालांकि आजकल कुछ फीटल इंटरवेंशंस भी चले हैं जिसमें कि
जैसे उसमें सबसे कॉमन है कि अगर बच्चे का बायां दिल डेवलप नहीं हो रहा है तो उसके लिए गर्भस्थ शिशु का ही ऑपरेशन माँ के पेट के द्वारा किया जाता है। ये सबसे नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। जी जी जी, हाँ जी। काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं, एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है। जो हमसे कॉलर जुड़े थे तो डॉक्टर अरिमा उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कह लें या फिर थैंक यू कि आप हमसे जुड़े और अपना सवाल हमसे साझा किया। और इसी के साथ नाजरीन मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगी डॉक्टर दिनेश कुमार से, जो अभी अभी हमारे दरमियान आए हैं। थोड़ा सा हमें इंतज़ार भी उन्होंने करवाया है लेकिन बिलाखिर वो आ गए हैं, तो बहुत बहुत खैर मकदम है। और साथ ही ये हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक RML हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। चले ये सवाल मेरा आपसे ही हो जाएगा। डॉक्टर अरिमा से और डॉक्टर अमिताभ से तो मैंने अभी सवालात पूछे हैं, बखूबी उन्होंने इसके जवाब भी दिए हैं और मालूमात जो है हमारे नाजरीन को फराहम की है। डॉक्टर दिनेश, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ से जुड़ी हुई बच्चों में जो ये पैदाइशी दिल का नुस्ख होता है, तो ये जानना चाहूँगी आपसे कि क्या इस परेशानी का या इस मर्ज़ का कह लें दिमाग पर भी कोई असर पड़ता है बच्चे के? जी बिल्कुल। जो दिल की बीमारियां हैं, स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, वो दिमाग की कुछ बीमारियों के साथ जन्मजात ही हो सकते हैं और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हो सकते हैं, चूँकि वो दिल में शिकायत है और उसकी वजह से दिमाग में तकलीफ़ पैदा हो जाना। तो ख़ास तौर से जो बच्चे नीले पड़ते हैं पैदा होने के बाद, शुरू के दिनों में या बाद में कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जिन्हें हम आम भाषा में जो सबसे कॉमन है टेट्रोलॉजी ऑफ फैले कहते हैं, इन सब बच्चों में दिमाग में खून का थक्का जमना, दिमाग में एब्सेस यानी कि इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की शिकायतें काफ़ी आम हैं, देखी जाती हैं। जी, तो इससे और भी जिस्म के कोई और जो ऑर्गन्स हैं दूसरे, उन पर भी असर पड़ सकता है बच्चों के? जी बिल्कुल। जो दिल की बीमारियां हैं उनका कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस का असर शरीर पे पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन सब बीमारियों की डायग्नोसिस समय से की जाए और उनका इलाज समय से किया जाए। जी, अच्छा डॉक्टर अमिताभ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर दिनेश ने तो बता दिया है कि ब्रेन से भी, दिमाग से भी कहीं ना कहीं इस मर्ज़ का ताल्लुक़ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ का मामला है, क्या फौरी तौर पर सर्जरी या ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी है? साल भर का बच्चा हुआ या 6 माह का बच्चा है उसका, या कुछ मामलात में इंतज़ार भी कर सकते हैं कि नौजवान होकर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम सर्जरी करवा सकते हैं? वो सूरत हाल कौन कौन सी है? तो मेन बात, जैसे डिस्कशन चल रहा था कि 2 प्रकार के होते हैं, एसाइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज़। जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो करके हैं, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो का जो ट्रीटमेंट प्लान आता है, सर्जरी एक मेन प्लान होता है। या तो अगर बच्चा बहुत छोटा है और उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जैसे बार बार नीलापन पड़ रहा है, और एक चीज़ कहते हैं हम साइनोटिक स्पेल कहा जाती है। साइनोटिक स्पेल का मतलब है कि बच्चा एकदम नीला हो जाता है, बिल्कुल सांस नहीं आती और एकदम झटका करके बेहोश हो जाता है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है उस बच्चे के साथ, तो फिर उसका जल्दी जल्द इलाज करना होता है। अब इलाजों में 2 प्रकार के इलाज हो जाते हैं। या तो कभी कभार एक PDA कहा जाता है, जिसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में थोड़ा खून जा रहा होता है। तो या तो इंटरवेंशन के की तरह, जैसे कि आरिमा मैम है, वो एक स्टेंट डाल सकती हैं, उस स्टेंट की वजह से उसकी फेफड़ों में खून जाता रहेगा। दूसरा तरीका होता है ऑपरेशन की तरह, कि उसमें एक BT शंट का ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेलॉक टॉसिक शंट। तो ब्लेलॉक टॉसिक शंट में भी यही करता है कि उनके फेफड़े का खून बढ़ा दिया जाता है, ताकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, और जब वो बड़ा हो जाए, थोड़ा सा उनका वज़न बढ़ जाए, 7-8 किलो का हो जाए, तब उनका पूरी तरीके से ऑपरेशन कर सके, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्राकार्डियक रिपेयर या टोटल करेक्शन के नाम से। ये टेट्रोलॉजी के लिए बता रहे हैं। तो अनुमानित लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन अगर हो जाए तो इनका नियर नॉर्मल लाइफ बोल सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले इसको टोटल करेक्शन कहा जाता था, बट अब ये देखा गया है कि एक सर्जरी के बाद उनको दोबारा भी दूसरी सर्जरी लगती है, तीसरी सर्जरी लगती है, इसलिए इनको इंट्राकार्डियक रिपेयर कह दिया गया। कुछ दिक्कतें, जैसे कि बात चल रही थी, जैसे दिल होता है तो उसके 4 चेम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जो ऊपर के चेम्बर बोलते हैं, और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर कोई छेद ऊपर के चेम्बर में होता है, जैसे कि एट्रियम के बीच में, जिनको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स बोलते हैं,
तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में अगर पता चल जाए कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया और बड़ा है साइज़ में, बिल्कुल छोटा नहीं है, बड़ा है, तो उसका सर्जरी थोड़ा डिले किया जा सकता है। आमतौर पे बोला जाता है कि अगर बच्चा स्कूल जाने वाला है, जैसे कि 5 साल के स्कूल है, या तो उससे पहले करा दिया जाए ताकि वो सोशियो इकोनॉमिकली या फिर सोशली जब वो स्कूल में जाता है तो ऐसा नहीं हो कि उसको कोई दिल में छेद है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, वो उसका इलाज पहले हो जाता है आमतौर पे। पर बहुत बार देखा गया है कि लोग 15-20 साल की उम्र में पता चलता है कि उनके एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, जबकि जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जो नीचे की वेंट्रिकल्स में है, उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मैडम जी ने बताया था कि ऑलरेडी उनके लंग में पानी भरने लगता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उनमें एक प्रेशर लोड होता है और एक वॉल्यूम ओवरलोड होता है। इसकी वजह से उनको थोड़ा जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पे 1 से 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम में अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को बंद कर दिया जाए तो उनका जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने के चांसेस होता है। वरना क्या होता है कि अगर लंबे समय तक के लिए ये छोड़ दिया जाए, जैसे कि ये मिसनॉमर है लोगों में या मिथ है कि ये छेद अपने आप बंद हो जाते हैं, तो ये छेद अपने आप बंद ऐसा नहीं है कि आपने घर पे छोड़ दिया और सोचा अपने आप बंद हो जाएंगे। जैसे मैडम ने बोला कि बीच बीच में इनको डॉक्टर को दिखाते रहना है, सीरियल इकोकार्डियोग्राफी कराती रहनी है। तो सीरियल इकोग्राफी कार्ड में आपको पता चलेगा कि दिल का छेद छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उसका भी ऑपरेशन कराना, या डिवाइस क्लोजर का टेक्निक होता है जो बिना ऑपरेशन के डिवाइस डाल देते हैं, उस तरीके से बंद किया जा सकता है। उसका कारण ये है कि अगर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सब बीमारियां अब जानलेवा हो जाती है। अब ये ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होती है। अब इनका जो ट्रीटमेंट फाइनल बचता है, जिसको हम आइजेनमेंगराइजेशन बोलते हैं, जो इन छेदों में है, उसमें की वजह से कि अब फेफड़े भी ख़राब होने लगते हैं, और फेफड़े जब बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं तो वापस वो दिल को ख़राब करने लगते हैं। तो आखिरी रास्ता जो इसके लिए जो बचता है, जो कि बहुत मुश्किल है, वो हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का होता है। और वो हो पाना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी भी डिफ़िकल्ट है और ऑर्गन भी नहीं मिलते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि नज़रअंदाज अगर हम कर देते हैं बचपन में ही, बच्चा पैदा हुआ है और नज़रअंदाज कर देते हैं कि खुद ब खुद छेद बंद हो जाएगा, ये बीमारी या मर्ज खुद ब खुद दूर हो जाएगा, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर दिनेश डॉक्टर अमिताभ ने ये बोला कि 15-20 साल की उम्र तक भी लोग सोचते हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी, तो कितना खतरनाक ये बन सकता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, कितनी ये बढ़ सकती है, और तरह की भी जो दिल की बीमारियां हैं या अमराज हैं उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं और ज़िंदगी को ख़तरा मज़ीद और बढ़ जाता है। देखिए, जैसे डॉक्टर अमिताभ ने बताया, सारे छेद और सारी जो बीमारियां हैं वो एक सी नहीं हैं। दिल में बनावट की बीमारियां कई किस्म की हो सकती हैं। दिल के चैम्बर्स में छेद की बात की, ASD हो सकता है, VSD हो सकता है, नसों का ना बनना हो सकता है, नसों का सिकुड़ा हुआ हो सकता है, वॉल्व सिकुड़ा हुआ हो सकता है। तो इनकी कोई एक समय अवधि नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और उसी समय उसे ठीक कर दिया जाए। जितना क्रिटिकल यानी जान के लिए नुकसान या ख़तरनाक लीजन होगा या शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, उतना जल्दी उसको ऑपरेशन करने की समय अवधि है। तो इस तरह से कोई एक ब्लैंकेट रूल नहीं है कि जो पैदा हुआ तो छेद बंद ही हो जाएगा, या जो पैदा हुआ उसको तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। हर चीज़ स्टेज्ड हो सकती है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक ही ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। कई बार एक नहीं, दो नहीं, 3 ऑपरेशंस की भी आवश्यकता है। ये सूरत हाल कब पेश आती है, जहाँ बता रही एक नहीं, दो नहीं, 3 भी हो सकते हैं? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदाजे से, लोगों के कहने के अंदाजे से ना चलें। अगर बच्चे में लक्षण हैं, नीलेपन पड़ने के लक्षण हैं, सियानोटिक हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं, या एसियानोटिक हार्ट डिजीज़ के लक्षण है, बच्चा हाँफता है, बार बार निमोनिया होता है, पसली चलती है, पनपता नहीं है, तो आप डॉक्टर की राय लेंगे, पीडियाट्रिशियन की राय लेंगे, और उसको ज़रूरी होगा तो वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की राय लेगा। और ये लोग तय करेंगे सही समय जब इस लीजन को हैंडल करना है, जब इस लीजन को क्लोज़ करना है, चाहे उसको बिना ऑपरेशन के डिवाइस के क्लोज़ करना है या इसको ऑपरेशन से क्लोज़ करना है, या चाहे दोनों पद्धतियों की आवश्यकता होगी, लेकिन स्वयं इसके लिए निर्णय ना लें। खुद से किसी कहते हैं ना कि नतीजे पे ना पहुँचें। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अरिमा, आपकी तरफ आएंगे। बात कर रहे हैं दिल के मर्ज से जुड़ी, दिल के नुक्स से जुड़ी जो बच्चों में होता है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें, बहुत से जो वालिदैन हैं ये भी डर जाते हैं, अगर उनके साथ भी ये मामला कभी रहा होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ से वो गुजरे होते हैं, तो कहीं उनके होने वाले बच्चे में भी ये जो बीमारी है ये ना
आ जाए, पैदा हो जाए, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, एहतियाती तदाबीर वो कौन कौन सी है जब एक जो लड़की है वो प्रेग्नेंट होती है, कि कौन से वो इको टेस्ट हैं या फिर किसी तरह के अल्ट्रासाउंड्स हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ होने वाले बच्चे में ये मर्ज़ है, ताकि जो वालिदैन हैं वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहे हैं हर तरह के हालात के लिए। तो इसके लिए आजकल फीटल इकोकार्डियोग्राफी हम लोग करते हैं। तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी से हम लगभग सारी बीमारियों का पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में 2 सुराख ऐसे हैं, ASD और PDA, जो कि जब शिशु बन रहा है उसमें शिशु के लिए, जो गर्भस्थ शिशु है उसके जीवन के लिए वो आवश्यक हैं। तो वो पैदा होने के बाद ही पता लगता है कि, क्योंकि वो सुराख जैसे कि ASD या PDA हैं, ये या तो इमीडिएटली या विद इन 21 डेज ऑफ लाइफ वो बंद होते हैं। वो खुले रह जाना तो हमें पैदा होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, जितनी भी साइनोटिक डिजीज़ेज़ हैं, वो सब हमें मोटे तौर पर माँ के गर्भ में ही फीटल इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा पता लग जाती हैं, या स्टेनोटिक डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल पनपते हुए बच्चे में नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि 2 किस्म के सुराख जैसे कि ASD और PDA, ये बंद हो रहे हैं कि नहीं, ये पैदाइश के बाद ही सर्टेनिटी से कहा जा सकता है। लेकिन बाकी सारी डिजीज़ेज़ फीटल इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा जानी जा सकती हैं। जी, तो इसके तई हमें बेदार होना बेहद ज़रूरी है, इस चीज़ की जानकारी भी होनी ज़रूरी है होने वाले वालिदैन को, कि अगर दिल से जुड़ा कोई मर्ज़ उनके होने वाले बच्चे में पनप रहा है तो उससे निपटने के लिए क्या क्या वो तैयारियां कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हैं। डॉक्टर अमिताभ, आपकी तरफ आएंगे और आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि अब ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम रुख करें, इलाज की तरफ, तो कौन कौन सी नई तकनीक, एडवांस जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आ चुके हैं जिनके ज़रिए बड़ी आसानी से इस मर्ज़ का सामना किया जा सकता है। तो जो नई मर्ज़ जैसे कि जो दिल में छेद हैं उनके लिए तो डिवाइस क्लोज़र का टेक्निक होता है। तो डिवाइस क्लोज़र में क्या करते हैं कि बिना छाती खोले नस के दौरान नस के थ्रू अपना डिवाइस डाल के उस छेद को बंद किया जा सकता है, चाहे वो ASD का हो जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, या मैडम ने बोला जैसे PDA है तो PDA को भी कॉइल डाल के बंद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पे मरीज़ को ज़्यादा दिन ICU में रहने की ज़रूरत नहीं होती हैं। बाकी जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में जैसे कि बात करें तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ की आती हैं, तो उसमें आज से 15 से 20 साल पहले उनका इलाज में अगर ऑपरेशन 100 बच्चों का होता होगा तो लगभग उसमें से सिर्फ 10 से 15 बच्चे ही बचते होंगे। लेकिन विद टाइम जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नई तो नहीं कहेंगे, है तो बहुत समय से, बस हमने जो इस्तेमाल करना शुरू किया है वो ECMO है। ECMO होती है एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है। वो क्या करता है कि हार्ट और लंग का फंक्शन को ले लेता है। तो यूजुअली जब हम ऑपरेशन करके ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन करके, तो ECMO के सपोर्ट दे देते हैं उनको 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक सपोर्ट में दे देते हैं, ताकि जो उनका दिल पे ऑपरेशन हुआ है इतने छोटे से दिल पे, क्योंकि आमतौर पे हमारे बच्चों का जो वज़न भी होता है वो कम ही होता है, 2.5 से 3 किलो के आसपास के बच्चे होते हैं, और वो इतना बड़ा ऑपरेशन करके जब आते हैं तो उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो 2 से 3 दिन तक हम उन्हें ECMO का सपोर्ट दे पाते हैं। और अगर देखा जाए जो हमारे इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से स्टडी भी पब्लिश की गई है, तो हम धीरे धीरे उस मोर्टेलिटी को, पहले 14% के आसपास थी, अब वो कम करते हुए 3% के आसपास, 3-3.5% के आसपास लेकर आ पाए हैं, बिकॉज एक ECMO सपोर्ट हो गया और इम्प्रूवमेंट। और फिर नई तकनीकी की जो वो आ गए हैं हमारे पास, फिल्टर्स आ गए हैं, ऑक्सीनेटर्स आ गए हैं, वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट देते हैं। बाकी जो फीटल इंटरवेंशन की बात हुई थी, जो हाल ही में लास्ट ईयर ही एक केस किया गया था, उसमें एक बच्चे का जो एओर्टिक वाल्व होता है वो स्टेनोसिस था, छोटा था, तो उसको फीटल, डॉक्टर रामाकृष्णन जो हमारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में है, उन्होंने बच्चे को ही, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, माँ के अंदर गर्भ में ही था, तब उसी से जाके बलून डायलेटेशन करके उसको थोड़ा खोल दिया गया था। तो उसकी वजह से वो जो उसके शरीर में खून नहीं पहुँच पा रहा था वो कर दिया गया था। और उसके ही 1 से 2 साल बाद जब बच्चा बड़ा, मतलब 1 साल 1.5 साल बाद जब बच्चा बड़ा हुआ,
तब उस बच्चे का वॉल रिप्लेसमेंट का सर्जरी किया गया रॉस प्रोसीजर के हिसाब से हमारे में सक्सेसफुली। कहना चाह रहे इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनके ज़रिए अगर पेट के अंदर बच्चा है भी तो उसका भी इलाज मुमकिन है। जिसके साथ हम एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है? जी 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 जी, इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 साल का बच्चा है और उसका सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? फैज अहमद। जी जी, फैज साहब कहिए। मैं बोल रहा हूँ 3 साल का बच्चा है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जी जी, आपने किसी से चेकअप करवाया है अपने बच्चे का, किसी डॉक्टर से? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था। जी 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 जी, डॉक्टर दिनेश, आपने सवाल सुना, आप क्या सलाह देना चाहेंगे फैज साहब इनको? सबसे पहले तो बच्चे को लाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और एक डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसका पूछना पड़ेगा कब से दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है, बैठे बैठे सांस फूलती है, क्या हर मौसम में हांफनी हो जाती है, बुखार के साथ होती है या चलने फिरने काम करने पे होती है। इन्होंने बच्चे की उम्र कितनी बताई? 3 साल है। तो दिल में भी समस्या हो सकती है, फेफड़ों की भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक बच्चे के डॉक्टर से मिलें और वो इसको एग्ज़ामिन करेंगे, देखेंगे और वो तय करेंगे कि ये बीमारी फेफड़ों से लेकर है और या ये दिल की बीमारी है या अन्यत्र कोई और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर दिनेश ने कि कोई और भी वजह हो सकती है। फैज साहब, आप पहले तो अपने किसी डॉक्टर से मिलें जो आपके करीब में है, बच्चे के किसी डॉक्टर से, उससे सलाह लें। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश, आपसे ही मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि डॉक्टर अभी अमिताभ ने भी बताया कि कितने एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं, सर्जरी के बारे में भी बताया कि छोटे बच्चों की सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है और कहीं ना कहीं वज़न भी उतना ज़्यादा नहीं होता है उन बच्चों का। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं? और सर्जरी के बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ साथ वालिदैन को भी कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर बरतने की ज़रूरत है कि वालिदैन भी ध्यान रखें और चौकन्ने रहें? देखिए, जहाँ तक दिल की बीमारियों का संदर्भ है और स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि बनावट की खराबी की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ पीछे 20 साल में किया गया है। इतना सब काम हो चुका है कि जो सबसे कम मृत्यु दर हो सकती है हर लीजन की, लगभग वो अचीव्ड है। लेकिन हमारे देश में जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो बेसिकली कम वजन के बच्चों की चुनौतियां हैं, माल न्यूट्रिशन की चुनौती है। और ये स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर बच्चे का ऑपरेशन से पहले वज़न कम होता है तो उनमें मृत्यु दर कहीं ज़्यादा होती है। तो हमारे को न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, हमें माताओं का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चा जो पैदा हो वो स्वस्थ हो, अच्छे वज़न का पैदा हो। जो बच्चे अच्छे वज़न के और स्वस्थ पैदा होते हैं उनमें हृदय और बाकी शरीर के दूसरे विकार भी कम होते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ प्रसव हो वो। डॉक्टर दिनेश, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगी, एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमसे, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी मैम, आ रही है। जी, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। You are speaking with has put your call on hold. शायद होल्ड पर रख दिया है, एक बार और पूछ लेते हैं कि वो लाइन पर है या नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। जी डॉक्टर दिनेश, आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी माताएं हैं, जो गर्भ से महिलाएं हैं, उनकी जो है देखभाल जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञों और डॉक्टरों के निरीक्षण में हो। उनको बराबर सारे टीके और प्रसव से पहले अगर फोलिक एसिड, अगर बच्चों में पहले ही कुछ बनावट की खराबियां रही हैं तो कम से कम 4 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले फोलिक एसिड चालू किया जाए, जिससे इस विटामिन को देने से बनावट की खराबियां कम होती हैं। इसके अलावा समय पे जैसे कई बार कहा जा चुका है कि उनके अल्ट्रासाउंड हों और उन अल्ट्रासाउंड में अगर कोई डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है तो उनका प्रसव ऐसे अस्पतालों में हो जहां इनकी देखभाल की जा सके इन बच्चों की, और उनको भी जानकारी दी जा सके कि कितना गंभीर वो बच्चे में दिल की बनावट की खराबी है। तो ये जो देखभाल है ये बहुत ज़रूरी है।
और अगर ये बच्चा पैदा भी होता है तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ आती है न्यूट्रिशन। एक तो परिवार में बड़ा दुख और रोष आ जाता है, कई बार महिलाओं के ऊपर भी, माताओं के ऊपर आता है कि शायद ये किसकी वजह से, मेरी कमी की वजह से या क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कारण है वो इतने डिस्पर्स्ड हैं, इतने ज़्यादा हैं, और कई केसेस में आप कोई कारण नहीं पता कर पाते हैं। तो कोई दोष किसी के ऊपर आना, इस तरह की बात को भी दूर रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे की खुराक का विशेष ध्यान रखना है, और बच्चे के डॉक्टर से और बच्चों के हृदय के रोग के डॉक्टरों से मिलना है, जिससे कि इनके समय को तय किया जा सके कि कब इनमें इंटरवेंशन करना है, कब सर्जरी करनी है। अगर इनका वजन अच्छा होगा तो इनके ऑपरेशन या इंटरवेंशन का आउटकम अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर दिनेश। कई बार जो है ख़वातीन ख़ास तौर से अपने ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर लेती हैं कि शायद हमने खाना पीना ठीक से नहीं किया, या रेस्ट नहीं किया, या क्या वजह रही कि बच्चे में ऐसा मर्ज पनप गया। तो ये सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कुछ बीमारियां, कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन उन्हें फेस करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। आज का ये जो हमारा मौजू रहा है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ से जुड़ा, बहुत ही सेंसिटिव रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि चलते चलते चूँकि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी मरहले पर पहुँच गया है, तो क्यों ना आप तीनों से ही एक एक पैगाम ले लिया जाए इसी मौजू से जुड़ा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी डॉक्टर अरिमा, आपसे चाहूँगी कि आप क्या हमारे नाजरीन को इस मौजू से जुड़ा कोई पैगाम ऐसा देना चाहती हैं ताकि वो मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और जो ऐसे बच्चे अगर हैं भी किसी के घर में तो उनके लिए वो कोई चुनौती या बोझ ना बने, बल्कि उनका जो एक फेस करने की सिचुएशन को, हालात को, सूरत हाल को फेस करने की उनमें हिम्मत आए। तो सबसे पहले आप यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उसको खांसी, जुकाम इत्यादि या फीवर, रैशेस के साथ हो रहा है तो डॉक्टर से मिलते रहें। और आजकल लेवल 2 स्कैन होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों की ओर इशारा कर देते हैं, और उसके बाद में अगर पॉसिबल हो तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी। और ये ज़्यादातर, जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, बहुत ये उपलब्ध है, बहुत जगहों पे उपलब्ध है, तो इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा बच्चा किसी भी कारणवश पैदा हो गया है तो उसका इलाज बहुत सारे केसेस में संभव है, और चाहे तो दूरबीन विधि द्वारा, जिसे बोलते हैं कि इंटरवेंशनल टेक्निक से, जिसमें कोई बिना चीरा फाड़ी के बहुत सारे सुराख और बहुत सारे स्टेनोटिक डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है, या फिर सर्जरी के द्वारा। और अगर सर्जरी हो जाती है तो एक बात और है कि स्पेशली साइनोटिक केसेस में अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद में लाइफ लॉन्ग फॉलोअप इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा ठीक हो भी गया तो भी उसके जो हार्ट है उसमें चीरा लगा के उसको सिला गया है, तो इसके कुछ दूरगामी परिणाम होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग फॉलोअप आफ्टर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो माँ के गर्भ से लेकर जब तक बच्चा जीवित है उसका फॉलोअप इज इम्पॉर्टेंट, उसको किसी भी अवस्था में इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत खूब। डॉक्टर अरिमा ने बताया कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप्स बेहद ज़रूरी हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे डॉक्टर अमिताभ मैं पैगाम लेना चाहूँगी, ख़ासतौर से ये कि बहुत से वालिदैन ऐसा समझते हैं कि शायद मुस्तकबिल में उनका बच्चा जो है एक एक्टिव लाइफस्टाइल या लाइफ नहीं जी पाएगा इस मर्ज़ के चलते। उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो हौसला अफजाई करना चाहूँगा इस बात की। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जो सब लोग जानते हैं, जो मिस्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, वो जब पैदा हुए थे तो उनको कंजेनाइटल एओर्टिक स्टेनोसिस, जो कि एओर्टिक वॉल्व उनका बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, और उसके बावजूद भी लंबे समय तक उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया। पहले वॉल्व का बलून डायलिटेशन हुआ, फिर वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद घूम फिर के उन्होंने अभी 70 से 75 साल के हो गए हैं, और जैसे हम जानते हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी है। वो बॉडी बिल्डर भी रहे, गवर्नर भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या कोई बीमारी हो गई है तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अमिताभ का यही पैगाम है। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? देखिए, इस समय जन्मजात हृदय रोग का जागरूकता दिवस चल रहा है, जागरूकता हफ्ता चल रहा है। तो ये दिल की बीमारी, बच्चों में जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट हैं, इसकी खबर घर घर, गांव गांव, शहर शहर जानी चाहिए। बच्चों को समय से अस्पताल लाना है।
बहुत सारे बच्चे हमारे देश में इसलिए लाइलाज हैं क्योंकि जब वो अस्पताल पहुंचते हैं 1 साल 2 साल 4 साल के होके तब उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको कोई भी लक्षण लगे, आपको डॉक्टर ने कभी बताया हो इसमें दिल की बीमारी है, अपने तक नहीं रखें, बच्चे को अस्पताल लेके आएँ, जल्दी आएँ और अस्पताल के साथ जुड़ें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। बहुत खूब डॉक्टर दिनेश, मुझे लगता है कि हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स ने बेहद खूबसूरत मिसालें भी दी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई, जागरूकता एक तरीके से पैदा करने की कोशिश भी की है। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने सेंसिटिव मौजू पर आपने जो आज मालूमात फराहम की हमारे नाज़रीन के लिए, वो उससे फैज़याब होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो नाजरीन, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, हेलो डॉक्टर का जो एक मकसद है वो यही है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में किसी तरह के जो अमराज हैं, बीमारियां हैं वो पनप रही हैं, उनसे जुड़े कुछ सवाल आपके जहन में पनप रहे हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर का ख़ास शुमारा जो है आप हमारे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हमल के दौरान सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, तंबाकू नोशी, शराब और मंशियात से परहेज करें। ये बच्चे के दिल की नशोनुमा को मुतासिर कर सकते हैं। डॉक्टर के मशवरे से हल्की फुल्की वर्जिश करें ताकि खून की रवानी बेहतर रहे। हरी सब्जियां, दालें, गिरीदार मेवे और दूध दिल की सेहतमंद नशोनुमा में मददगार है। बगैर डॉक्टर की इजाजत एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेशंस या हार्मोनी अद्वियात इस्तेमाल ना करें। कीमियाई मादों, कीड़ेमार अद्वियात और आलूदा माहौल से दूर रहें। अगर खानदान में दिल की बीमारी की तारीख हो तो हमल से पहले डॉक्टर से मशवरा करें।